ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं जीबी पंत अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं न सिर्फ कोरोना और उसकी वैक्सीन से जुड़े विषयों पर, बल्कि हम आपको अपने विशेषज्ञों के माध्यम से आपके जनरल हेल्थ और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में भी। इस समय सभी की चिंता कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर है। ओमिक्रॉन की वजह से पूरे विश्व के लिए संक्रमण की नई संभावनाएं तेज हो रही हैं, इसलिए हमें बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 127 करोड़ 93 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत के कोविड टीकाकरण अभियान पर जो एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई है, देश में जो पात्र आबादी है उसके 50% से अधिक को अब पूरी तरह से वैक्सीनेट कर दिया गया है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं टीकाकरण के संदेश से। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हमसे जुड़ चुके हैं गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नई दिल्ली के न्यूरोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। आप यहाँ पार्किंसंस डिजीज और मूवमेंट डिसऑर्डर प्रोग्राम के प्रमुख भी हैं। डॉक्टर संजय, नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जी नमस्कार। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर संजय से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर संजय, सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ओमिक्रॉन की, जिसे लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो अर्ली एविडेंस के आधार पर जो है कहा है कि इसका खतरा बहुत ज्यादा है और WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है। म्यूटेटेड कोरोना वायरस के फैलने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। भारत में भी अब इसके कई मामले सामने आ चुके हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये नया म्यूटेंट जो वेरिएंट है वो क्या है? देखिए, WHO ने साउथ अफ्रीका से मिले हुए डेटा के आधार पर ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना है और इस वेरिएंट की दो खास बातें हैं। पहली खास बात है कि इसमें ट्रांसमिशन थोड़ा फास्ट है और दूसरे हैं कि अभी तक जो केसेज आए हैं वो माइल्ड है। तो जब भी रेस्पिरेटरी वायरस अपने आप को सर्कुलेशन में ज्यादा दिन तक रखता है तो म्यूटेट होता है, क्योंकि RNA वायरस है। तो वायरस अपने स्वभाव में इस तरह से परिवर्तन करता है कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों को इफेक्ट करे। जैसा आपने देखा होगा कि जो पहला इंडिया में वेव आया लास्ट ईयर, उसमें केसेज उतने सीवियर नहीं थे और उतने लोगों को हुआ भी नहीं। तो हमें लगा कि हमने मान लिया कि कोरोना चला गया जी। फिर मार्च अप्रैल में आते आते जो डेल्टा वेव आया, उसने बहुत बड़ी आबादी को अपने चपेट में लिया। कई लोग सीरियस हुए, कई लोग मारे गए। लेकिन सीरो सर्वे बताता है कि कई जगहों पे 90 to 95% लोगों में एंटीबॉडी है। तो इसका मतलब है कि काफी बड़ी आबादी को इफेक्ट हो चुका है। तो वायरस अपने रूप में इस तरह से परिवर्तन करता है कि वो बचे हुए लोगों को भी अपने चपेट में ले ले। तो इसलिए उसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो ओमिक्रॉन वायरस में एक बहुत बड़ी जो एक खास बात है कि इसमें म्यूटेशन ज्यादा है और उसकी वजह से इसका ट्रांसमिशन का स्पीड भी ज्यादा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि केसेज माइल्ड है। अभी आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में कम से कम 50 ऐसे देश हैं जहां से वेरिएंट रिपोर्टेड है, इंक्लूडिंग इंडिया। लेकिन कहीं से कोई डेथ रिपोर्टेड नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर ये अच्छी खबर है। इसका मतलब है कि अगर ये वायरस का ये वेरिएंट अगर फैलता है तो एक पीक
पीक आएगी और पीक आकर चली जाएगी, लेकिन लोग हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे, मोर्टेलिटी नहीं बढ़ेगी और हो सकता है कि जो बच्ची खुशी हर्ड इम्यूनिटी हो वो हम हासिल कर ले। तो इसमें एक रे ऑफ होप है और एक आशा की किरण भी है, लेकिन हमें सतर्क भी रहना है। संदेश भी है। संदेश यह है कि हम ये ना भूलें कि कोविड चला गया, हम ये ना भूलें कि हमें मास्क नहीं लगाना है, हम ये ना भूलें कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करनी है। तो संदेश भी है और सतर्कता का संदेश है। जी। और डॉक्टर संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि किसी भी व्यक्ति के कोविड संक्रमित पाए जाने के बाद अगर किसी व्यक्ति ने अपना RT-PCR करा लिया है और ये होता है कि ये व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है, तो इसके बाद कि वो व्यक्ति क्या ओमिक्रॉन स्ट्रेन से संक्रमित है, इसके लिए जो जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है उसके परिणाम कितने दिन में आ जाते हैं? देखिए, इसकी दो चीजें हैं। पहली है कि हम RT-PCR या एंटीजन टेस्टिंग रैट से हम पता लगाएं कि कोविड है या नहीं है। जी। उससे हमें यह नहीं मालूम पड़ेगा कि कौन सा स्ट्रेन है। जी। तो अगर हमें स्ट्रेन को पता लगाना है तो जीनोम सीक्वेंसिंग के लैब भारत सरकार ने अभी कई जगहों पे स्थापित किए हैं। जी। दिल्ली में भी कई सारे लैब हैं। तो जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट करीब करीब 2 से 3 दिन में उपलब्ध हो जाती है। अगर इमरजेंसी हालात में तो थोड़े जल्दी भी उपलब्ध हो सकती है। लेकिन हर केस की जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं होती है, कुछ परसेंटेज ऑफ सैंपल्स की होती है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है। तो अभी क्या हुआ है कि अभी जो बाहर से केसेज आ रहे हैं और उसमें ओमिक्रॉन का एक है कि ओमिक्रॉन हो सकता है, तो जितने भी केसेज आ रहे हैं पॉजिटिव हो रहे हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है देखने के लिए कि डेल्टा है या ओमिक्रॉन है। जी। अभी भी अगर आप डेटा देखें तो डेल्टा मोर देन 90% में डेल्टा ही है, ओमिक्रॉन बहुत कम है। अभी तो 3 या 24 केसेज हैं, आज महाराष्ट्र से शायद 2 केस और मिले हैं। तो ये केस अभी बढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर माइल्ड होते हैं और बढ़ते हैं तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। जी। और डॉक्टर संजय, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या इस स्ट्रेन के जो लक्षण हैं वो आम कोविड वायरस की तरह ही हैं या इसके लक्षण उससे भिन्न हैं? देखिए, जब पहला वेव आया था पिछले साल मार्च अप्रैल में, तो हमने देखा था कि मैक्सिमम लोगों को शुरू में थोड़ा टेस्ट चला जाना, स्मेल चला जाना, फीवर, और कुछ लोगों में जाके 6-7वें दिन साइटोकाइन स्टॉर्म्स होते थे और फिर वो सीवियर कोविड का रूप धारण करता था। दूसरी जो वेव आया डेल्टा, उसमें लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट कम हो गया, मतलब उसके इंसिडेंस कम हो गए, कम लोग रिपोर्ट करते थे। लेकिन डेल्टा में क्या था कि रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा था और इतना सीवियर था कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा थी, इसलिए क्राइसिस हुई। जी। तो और कई बार मरीज अस्पताल पहुंचा नहीं या उससे ऑक्सीजन नहीं मिला तो उसकी डेथ हो गई। जी। और जब मरीज ठीक भी हो गया तो उसमें थ्रोम्बोटिक इवेंट्स ज्यादा हो गए, जैसे आपने पढ़ा होगा कई बार कि मरीज ठीक हो गया, घर चला गया, अचानक डेथ हो गई। जी। तो कॉम्प्लिकेशन एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन और आफ्टर इन्फेक्शन ज्यादा था, इसलिए मोर्टेलिटी इतनी हाई हुई। ओमिक्रॉन का डेटा अभी बहुत ही लिमिटेड है, कुछ 100 का डेटा है। उस डेटा में जैसे अभी मैं एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ रहा था जो साउथ अफ्रीका से आए, वो डेटा भी यही कहता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स को माइल्ड इन्फेक्शन है। माइल्ड इन्फेक्शन का मतलब है कि थोड़ी फटीगेबिलिटी, थोड़ी टायर्डनेस, हल्का फीवर, गले में खराश, बस। उसके बाद मरीज एसिम्प्टोमेटिक है। कई पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, आपने पढ़ा होगा जो बाहर से आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग हुई, सिम्पटम कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि बाहर से आ रहे हैं इसलिए उनकी टेस्टिंग भी गई, वो पॉजिटिव पाए गए। तो या तो एसिम्प्टोमेटिक है या माइल्ड है। और मैंने पहले भी बोला कि WHO का डेटा है कि 50 से ज्यादा कंट्री में रिपोर्टेड है, डेथ नहीं हुई है, बट अर्ली डेटा है, अभी हमें वेट करना चाहिए। जी। और जैसा कि आपने बताया कि एक माइल्ड स्ट्रेन है, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ये माइल्ड स्ट्रेन है, बहुत ज्यादा इससे खतरा नहीं होता किसी पेशेंट को, पर क्या इसकी जो स्प्रेड करने की जो क्षमता है, मल्टीप्लाई करने की क्षमता है, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण फैलाने की जो क्षमता है, क्या वो ज्यादा है दूसरी स्ट्रेन के कंपैरिजन में?
जी बिल्कुल ज्यादा है। जैसे कई अभी रिसर्च पेपर्स, जैसे मैं नेचर में एक रिसर्च पेपर था उस पढ़ रहा था कि 6 टाइम्स ज्यादा है। तो इनफैक्ट जैसे एक अगर मान लीजिए कि क्लोज स्पेस में ज्यादा लोग बैठे हैं तो एक से दूसरे को ट्रांसमिट जल्दी हो रहा है, लेकिन माइल्ड सिम्टम है। अगर ये ट्रांसमिट होता भी है और सिम्टम भी माइल्ड है तो ठीक है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। भीड़ ना रखें, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। जी। और डॉक्टर संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर ओमिक्रॉन का म्यूटेशन इतना ज्यादा है तो ऐसे में क्या जो मौजूदा वैक्सीन हैं वो इस पर उतनी ही इफेक्टिव होंगी जैसे दूसरी स्ट्रेन पर होती हैं? देखिए, अभी इस पे डेटा नहीं है। अभी तो ये आपने देखा होगा कि नवंबर लास्ट वीक में तो WHO ने इसको रिकॉग्नाइज किया है और नवंबर में ही साउथ अफ्रीका से रिपोर्ट्स आई हैं। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं कि पहले से मौजूद था जी। तो ये देखना पड़ेगा। अभी ये बेसिकली स्टडी का विषय है, लेकिन मैक्सिमम लोगों में जो वैक्सीनेटेड है या तो एसिम्प्टोमेटिक है या उनमें सिम्टम माइल्ड है। तो ये कह सकते हैं कि वैक्सीन प्रोटेक्टिव है। कितना प्रोटेक्टिव है उसके नंबर जानने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, लेकिन वैक्सीन लगवाने के लिए वेट नहीं करना है जी। वैक्सीन लगवाना है। आपने देखा, हमने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि 85% एलिजिबल पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज, मोर देन 50% को सेकेंड डोज लग चुकी है, लेकिन वो जो 35% का गैप है उसको पूरा करना है। तो उसके लिए जो भी वैक्सीन नहीं लगाए हैं वो लगवाएं, जिनकी सेकेंड डोज ड्यू है वो जाकर सेकेंड डोज लगवाएं। जी। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नई दिल्ली के न्यूरोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। आप भी डॉक्टर संजय से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800115767 पर कोरोना से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे पहले हमारे आज के कॉलर हैं दिल्ली से राजीव जी। हेलो राजीव जी, नमस्कार। स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। ये तो डॉक्टर साहब, जैसे मैं फुली वैक्सीनेटेड हूँ, तो मेरा पूछना ये था कि कभी जैसे ब्लड डोनेट किया या कोई हम लोगों ने उसके बाय प्रोडक्ट्स भी डोनेट होते हैं कई बार, तो क्या हमारी जो मेडिसिन फुली वैक्सीनेटेड लोग हैं उनका उस वैक्सीन का क्या कोई असर कम होता है क्या? आपके सवाल को मैं समझ नहीं पाया, क्या चाह रहा है जी? ये जानना चाहते हैं कि इनके दोनों वैक्सीन लग चुके हैं, फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, तो ऐसे में क्या जो संक्रमण, जो नए संक्रमण का खतरा है वो इनके अंदर क्या कम हो जाता है? बिल्कुल होता है। अभी मैंने वही कहा कि वैक्सीन का प्रोटेक्शन हर स्ट्रेन के लिए है। नंबर वेरी कर सकता है कि किसी में 90%, किसी में 70%, किसी में 60%, बट प्रोटेक्शन है। कितना है, डेटा का वेट करना चाहिए। जी, कितना प्रोटेक्शन है इसके लिए अभी चूंकि ये नया वायरस है तो इसके लिए अभी बहुत ज्यादा डेटा, जैसा कि डॉक्टर संजय बता रहे हैं, कि मौजूद नहीं है, तो इसलिए हमें अभी थोड़ा और इसका वेट करना पड़ेगा। और डॉक्टर संजय, इस समय जबकि ओमिक्रॉन का खतरा सामने है तो बहुत सारे लोग, जैसा कि एयरपोर्ट्स पर जिनको जोरी यात्राएं करनी है, तो वो किस तरह की प्रिकॉशंस रख सकते हैं? देखिए, वो प्रिकॉशन ये ले कि पहले चले जाए, समय से पहले जाए। मैंने देखा कि एयरपोर्ट पे इतनी भीड़ है जी, और लोग लास्ट मोमेंट पे जाते हैं, 1 घंटे पहले, आधा घंटा पहले। अब भी भागदौड़ होती है, तो पहले जाएं आप। जैसे आपकी डोमेस्टिक फ्लाइट है तो 3 घंटे पहले, इंटरनेशनल है तो उससे भी पहले, ताकि भीड़ से बचे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। जी, अगर आप 1 घंटे पहले जाएंगे तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी? जी बिल्कुल। तो एक सिविलाइज सिटीजन की तरह आप समय से पहले जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। मास्क पहने, अगर आपको लगता है कि भीड़ भाड़ है तो वहाँ डबल मास्क पहने आप। सैनिटाइजर यूज करें जी, और दूसरों को भी प्रेरित करें कि वो भी इनको फॉलो करें। जी। और अब रुक करते हैं गुरुग्राम का, जहां से सुभाष जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। आइए जानते हैं सुभाष जी का क्या सवाल है। सुभाष जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
नमस्कार सर सिद्धार्थ सर। जी और सुभाष डॉक्टर जी। साहब को मेरा नमस्कार। जी सुभाष जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं? सर मैं ये पूछना चाहता था जी कि सर जो आमतौर पर साधारण इन्फ्लुएंजा होता है जी जी और पिछले कोविड के मुकाबले में और ये जो नया वेरिएंट आया है जी और इसमें क्या तुलना है करके देखा जाए कि इसी शुरुआत होता है या मतलब इसके कोई और लक्षण है अन्य? जी बिल्कुल धन्यवाद। डॉक्टर संजय, आपने पहले भी हालांकि इस बारे में हमने चर्चा की है, पर ये जानना चाहते हैं कि जो पहले के जो वायरस स्ट्रेन्स रहे हैं, चाहे हम डेल्टा की बात करें, डेल्टा प्लस की बात करें, तो क्या क्या अलग है ये वायरस स्ट्रेन दूसरों से? देखिए, इसके सिम्टम पुराने जो सर्दी जुकाम थे उससे ज्यादा मिमिक कर रहे हैं। जैसे अगर आप पहला स्ट्रेन था और बाद में डेल्टा स्ट्रेन था, जी उसके सिम्टम सर्दी जुकाम से कम बहुत ज्यादा मेल नहीं खा रहे थे, क्योंकि पहले वाले में लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, और सेकंड वाले में रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा थे। इसके लक्षण जो साउथ अफ्रीका की रिपोर्ट आई है या जो यूरोप से कुछ रिपोर्ट्स आ रही है जी या जो इंडिया में भी 20-25 केस है उनकी जो रिपोर्ट आ रही है वो यही है कि इन सर्दी जुकाम जैसे सिम्टम है, माइल्ड सिम्टम है सर्दी जुकाम जैसे है, बॉडी में फटिगेबिलिटी, टायर्डनेस, थोड़ा सा माइल्ड फीवर, गले में स्क्रैच सेंसेशन, ड्राइनेस ऑफ माउथ, तो ये सिम्टम माइल्ड है। हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत न के बराबर है और डेथ नहीं हुई है, लेकिन वेट करना चाहिए। अभी कम से कम अगर हम 100 केसेस देखते हैं, जब तक पर्याप्त मात्रा में केसेस नहीं आ जाते हैं, इसका मूल्यांकन करना भी मुश्किल होगा। जी। और बड़ौद से महेश शर्मा जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। महेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी बताएं महेश जी। मुझे नए वायरस ओमिक्रॉन के बारे में जानकारी करनी है जी कि यह कितना शक्तिशाली है, जो और कितने आदमी को ये ग्रसित कर सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर संजय। जैसा कि हम ओमिक्रॉन के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं और इस समय पूरा विश्व जो है इस नए वायरस स्ट्रेन को लेकर चिंतित है, ये जानना चाहते हैं कि कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्शन किसी को हो जाता है तो? देखिए, इसका संक्रमण रेट ज्यादा है, लेकिन मेरा मानना यह है कि इसके नाम पर पैनिक फैलाने की जरूरत नहीं है कि हम पैनिक फैला दें और लोगों में एक डर का माहौल पैदा कर दें। इससे फायदा नहीं होगा जी। फायदा होगा कि इससे हम सबक लें कि कोविड के नए स्ट्रेन अगर आते हैं तो सतर्कता बरतें, वैक्सीनेशन लगवाएं और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। जी। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कोई भी वायरस जब म्यूटेट होता है तो पूरी तरह से म्यूटेट होके एक नया स्ट्रेन बनने में ये कितना वक्त लेता है? देखिए, रेस्पिरेटरी वायरस है और आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस मतलब इसमें सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, तो इसमें म्यूटेशन फास्ट होता है और जब वायरस म्यूटेट होता है तो अपने रियल कैरेक्टर से उसका बिहेवियर अलग हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा सार्स वायरस आया था जी, वो भी कुछ इसी तरह का वायरस था। अब आपको उसके केसेज इक्के दुक्के सुनाई देते हैं जी, मतलब कई बार तो सुनाई भी नहीं देते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस वायरस का आगे चलकर क्या होगा किसी को नहीं मालूम है, लेकिन अगर ये म्यूटेट हुआ है तो म्यूटेट होके माइल्ड हुआ है तो ये बड़ा अच्छा संकेत है कि हो सकता है कि इसी तरह म्यूटेट होके माइल्ड होता चला जाए। जी, तो ये हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के म्यूटेशन, और जैसा कि आपने एक बहुत बड़ी राहत की बात कही है डॉक्टर संजय, जिसे लगता है कि मुझे कि बहुत सारे लिसनर्स अगर इस बात को सुन रहे होंगे कि म्यूटेट होकर अगर वायरस थोड़ा माइल्ड हो सकता है, लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी आता है कि जो लोग कोमॉर्बिडिटी के शिकार हैं या पहले से गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उनमें अगर इस तरह का माइल्ड स्ट्रेन वाला वायरस अगर चला जाता है तो क्या उनके लिए वो ज्यादा दिक्कत वाली बात होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब इन्फ्लुएंजा का सीजन भी आता है, जैसे सर्दियों की शुरुआत में या सर्दियों के अंत में, तो एल्डरली को ज्यादा होता है जी, और एल्डरली में कई बार निमोनिया की भी हालत बन जाते हैं और उनको कई बार रेस्पिरेटरी सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। तो अगर ये स्ट्रेन मान लीजिए माइल्ड भी है जी, तो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो एल्डरली हैं, जो किसी और बीमारी के इलाज में है, जैसे कैंसर से पीड़ित है, उसकी दवा ले रहे हैं, उनके लिए अभी भी ये खतरनाक हो सकता है। तो
उनको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये अगर कैसा भी स्ट्रेन है, माइल्ड है या मॉडरेट है, तो उनके लिए ज्यादा खतरनाक है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर संजय, अगर देखें तो इस समय वातावरण में और खासतौर से दिल्ली जैसे शहर में प्रदूषण की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारे लोग, चूंकि लंग्स की बात चल रही है, जब कोविड होता है तो लंग्स जो है इस समय बहुत ज्यादा एक ऐसा ऑर्गन है जिससे इम्पैक्ट डालता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो प्रदूषण फैला हुआ है हमारे चारों तरफ, तो ऐसे में वो लोग जो इसके प्रति, अगर हम चाहे एलर्जिक लोगों की बात करें, तो ऐसे लोग किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं? देखिए, प्रदूषण में चूंकि वातावरण में पीएम मटेरियल ज्यादा है और वायरस को बहुत ज्यादा सर्कुलेट होने का मौका नहीं मिलता है, तो वायरस कई बार लंबे समय तक वहाँ जिंदा रह सकता है। जी। तो इसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा इन्फेक्शन रेट बढ़ जाए। तो प्रदूषण को काबू करना और प्रदूषण को कम करना बहुत ही जरूरी है जी, क्योंकि यह डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कोविड के ट्रांसमिशन में मदद करता है। जी। और मध्य प्रदेश से लल्लू राजा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से। लल्लू जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार जी, बताएं लल्लू जी। मेरा नमस्कार जी नमस्कार। क्या जानना चाहते हैं? जी सर जी, मेरा क्वेश्चन है सर जी, ये फर्स्ट लहर आई और फिर ये सेकेंड लहर आई, ये थर्ड लहर अभी जो आ रही है जी, इसमें क्या है व्यक्तिगत दोनों डोज लगे हैं तो क्या सेफ रहेंगे सर जी? जी डॉक्टर संजय, हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि, और एक अच्छी खबर आज ये है कि 50% अधिक जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उसका हमारे कंट्री में वैक्सीनेशन हो गया है। तो ऐसे में हर व्यक्ति जानना चाहता है कि वो कितना सुरक्षित है, और जब से नए स्ट्रेन की जैसा कि आपने बात की, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, जो वैक्सीन कोई भी हो, हर स्ट्रेन पे उसका प्रभाव होगा। कितना होगा अभी हमारे पास डेटा नहीं है, लेकिन जो यूरोप से या जो आप अगर साउथ अफ्रीका का भी डेटा देखें तो वहाँ वैक्सीनेशन सिर्फ 20 से 24% हुआ है जी। तो एक रीजन ये हो सकता है कि क्योंकि वहाँ वैक्सीनेशन कम हुआ है इसलिए वहाँ केसेस ज्यादा हो रहे हैं जी। लेकिन हमारे कंट्री में क्या होगा, इसका आंसर जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन वैक्सीनेशन इफेक्टिव होगा, कितना होगा ये नंबर अभी नहीं बता सकते जी। बिल्कुल, तो ये अभी फिलहाल जो है इसके ऊपर स्टडी चल रही है, जैसा कि डॉक्टर संजय बता रहे हैं। और इस बीच दिल्ली से हमारे अगले कॉलर मुसाहिद अहमद जी जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी बताएं सर जी, हमें वैक्सीन के लिए जानकारी लेनी थी जी। ये वैक्सीन हमने लगवाई अभी 22 नवंबर को जी, और जब से इसमें दिक्कत हो रही है हमारे को कुछ। अच्छा, 22 नवंबर को आपने कौन सी वैक्सीन लगाई है, और पहली डोज ली है या दोनों डोज ली है? पहली डोज लगी। कौन सी वैक्सीन लगवाई है? ये थी कोविड का। अच्छा ठीक है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड। डॉक्टर संजय, 22 नवंबर को वैक्सीन लगवाई है, और अभी आपको तकलीफ क्या है? तकलीफ जैसे एक तो पैर में थोड़ी तकलीफ है जी, सुनपन सा है। जिस साइड में वैक्सीन लगी थी जी, उसी वाले पैर के अंदर। तो पैर में वैक्सीन लगी थी आपकी? जी। वैक्सीन तो हाथ में लगती है जी। डॉक्टर संजय, आप इस पर प्रकाश डालेंगे? जी डॉक्टर संजय। नजला है जब से ही। जी देखिए, मैं इनको सलाह यही दूंगा कि इनकी जो सिम्टम है वैक्सीन से रिलेटेड है नहीं रिलेटेड है, अपने फिजिशियन से बात करें, और बात करके और जो भी इनकी समस्या है उसका समाधान इनके फिजिशियन निकाल लेंगे, देख लेंगे कि इसका वैक्सीन से कोई लेना है भी या नहीं है जी। क्योंकि इन्होंने वैक्सीन लगवाई नवंबर में जी, 3rd वीक में, और अभी 2 सप्ताह हो चुके हैं, तो इसका वैक्सीन से लेना देना कुछ है या नहीं है जी, ये इनके फिजिशियन बता सकते हैं। तो मैं इन्हें सलाह यही दूंगा कि अपने डॉक्टर से मिले, अपनी जांच कराएं, और आज के डॉक्टर इनको सही सलाह देंगे। जी बिल्कुल। और डॉक्टर संजय, आपका न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में बहुत लंबा अनुभव है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ठंड के मौसम में
खास तौर से स्ट्रोक के जो केसेस हैं उनमें काफी बढ़ोतरी देखी जाती है। इसमें कितनी सच्चाई है और कैसे किसी व्यक्ति को एक आम स्ट्रोक से बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, इसके सिम्टम्स क्या हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब सर्दियों का मौसम आता है तो स्ट्रोक के केसेस बढ़ जाते हैं। इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि जो ब्लड स्ट्रेसिस जिसको हम कहते हैं, जैसे हमारा जो सर्कुलेशन है वो ठंड के दिनों में थोड़ा सा स्लो होता है, स्ट्रेसिस हो जाती है जी। तो उसकी वजह से अगर कहीं रुकावट है सर्कुलेशन में जी तो वो रुकावट और ज्यादा जी मैनिफेस्ट हो सकता है। तो यह एक कारण है जिसकी वजह से ठंड के दिन में स्ट्रोक की संभावना ज्यादा होती है जी। हेमरेजिक स्ट्रोक भी कई बार ज्यादा होता है, क्योंकि क्या होता है कि सर्दियों के मौसम में ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना होती है, क्योंकि बॉडी में एक सिंपैथेटिक सिस्टम होती है जिसकी वजह से सर्दियों में ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हायर साइड में चला जाता है। तो अगर आपने ब्लड प्रेशर की दवा नहीं ली तो हो सकता है कि आपको हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। तो 2 सलाह मैं देना चाहूंगा। पहला, अगर आपको डायबिटीज या हाइपरटेंशन है तो बार बार जांच कराएं और उसे कंट्रोल में रखें। दवा कभी मत छोड़े। हमने देखा है कि पेशेंट दवा छोड़ देता है और इमरजेंसी में स्ट्रोक लेकर आ जाता है। जी बिल्कुल। तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन है, ये 2 स्ट्रोक के मुख्य कारण है। तो उनकी दवा अगर चल रही है तो दवा लें, छोड़े नहीं जी। और उसको मॉनिटर करें। जैसे ब्लड प्रेशर है तो हफ्ते में एक बार बीपी चेक कर लिया, शुगर कंट्रोल है तो चेक कर लिया, अगर कंट्रोल नहीं है तो बार बार चेक किया जब तक कंट्रोल नहीं आता है जी। दूसरी सलाह जो मैं दूंगा कि अगर बहुत ज्यादा ठंड है तो सुबह में मॉर्निंग वॉक से बचें। क्योंकि क्या होता है कि सुबह में अगर मॉर्निंग वॉक आप करते हैं तो उसमें एक संभावना होती है कि कई बार की थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो आप वॉक करें, घर के अंदर करें या शाम को जब थोड़ा धूप निकल जाए तब वॉक करें। तो ये सुझाव खासकर जो एल्डरली हैं उनके लिए ज्यादा जरूरी है कि वॉक करें, अपनी फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखें, लेकिन बहुत एक्सट्रीम कोल्ड में बाहर निकलने से बचें। जी, जैसा कि बड़ा महत्वपूर्ण संदेश आपने हमारे श्रोताओं को दिया कि अगर ज्यादा ठंड है और अगर आप ब्लड प्रेशर के और आपको डायबिटीज है तो ऐसे केसेस में हमें सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग नहीं, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग जो मॉर्निंग वॉक करते हैं डॉक्टर संजय, तो क्या आजकल के मौसम में सही समय क्या है, किस समय जाना चाहिए उन्हें? देखिए, अगर आप बहुत एल्डरली हैं और आपके पास दिन में कहीं जाने के लिए नहीं है, ऑफिस नहीं जाते हैं, तो आप बड़े आराम से जब धूप निकल जाए तब जाएं, अपना वॉक करें या जो भी करना है करें। धूप निकलने के बाद? हाँ बिल्कुल, दैट इज द राइट टाइम। लेकिन अगर आप ऑफिस गोअर हैं आप तो थोड़ा सर्दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सट्रीम कोल्ड जैसे आपने देखा होगा दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक जी पारा काफी नीचे चला जाता है, उस समय बचे जी। उस समय हमें बचना चाहिए और समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर संजय, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर संजय ने आपको कोरोना से बचने और आपके स्वास्थ्य को लेकर जो भी सावधानियां बताई हैं आप उनका पालन कीजिए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे जीबी पंत अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।